शायद सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं कि ईरान इस बार थोड़ा सा जिद करने पे मजबूर कर रहा है अपने आप को, अपनी पॉलिसीज़ और एमओयू को मुकम्मल ना होने की वजह से हमें लग रहा है कि वो अब जिद पर आ चुका है। एक अगर ये ऐसा है तो अब उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि अभी हमने सुना अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत के हवाले से, और ये मैं बताती चलूँ कि वो बहुत ही प्रो इसराइल रहा है और उसकी पूरी कोशिश रही है कि किसी तरीके से जो है इसराइल अपने मुफादात में कामयाब हो सके। तो आपको क्या लगता है उसकी मौत के बाद क्या कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ आएंगी, स्ट्रेटजीज़ में कोई हमें कोई चेंज नज़र आएगा? प्लीज़ बताइएगा हमें। देखिए, एक तो बात यह है कि जो हम पहले बात कर रहे हैं, अब ये जो ईरान है, बिल्कुल उनको अपर हैंड है, दे शुड बी फील हैप्पी। बड़ी दुनिया को बता दिया कि बड़ी रेजिलिएंट कौम है, पूरी कौम इकट्ठी हो गई है। शहादत अली खामनेई जो उनके रहबर आला थे, उनकी शहादत से पूरी ईरान इकट्ठा हो गया, और जिस तरीके से एज कौम उन्होंने लड़ाई की, ये बहुत कम मिसाल मिलती है। बिल्कुल है, यू वांटेड व्हाटएवर यू वांटेड योर गेन, नाउ इस गेन को इसको कंट्रोल कर, डोंट लेट इट गो, डोंट इसको लूज नहीं कर। इसके लिए एक ये जो इस्लामिक अकॉर्ड है, इसको मुआहदे को वो मंतकी अंजाम तक। सेकंड जो बात है लिंडसे ग्राहम की, देखें ये अल्लाह ताला की मर्जी है, नेचुरली हमें बहुत अफसोस भी करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल बड़ा फर्क पड़े, बिकॉज ही वाज टोटली इन फेवर ऑफ इजराइल। वो हमेशा प्रो इजराइल थे, और इसमें काफ़ी उसको फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। मे बी अलग कोई बेहतरी है इसमें, वी हैव नथिंग टू डिसाइड कि किसी ज़िंदगी की मौत की बात है, लेकिन इससे ईरान के लिए बेहतरी होगी। और मेरे ख्याल में भी सम मॉडरेट वॉइसेस वहाँ से ईरान से अमेरिका से और आए हैं जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को और डिफ्यूज करें। नोबडी इन द वर्ल्ड आई रिपीट वांट वॉर। इतने इकोनॉमिक क्राइसिस, इतने एनर्जी क्राइसिस, कैटास्ट्रॉफिक, इतने फूड सिक्योरिटी क्राइसिस के बाद कैन यू अफोर्ड एनी वॉर? दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती, और अगर हो गई तो इट विल बी अ बिग कैटास्ट्रॉफिक। लेट मी टेल यू, ये अमेरिका इसको अफोर्ड, पूरी दुनिया इसको नहीं करने देगी लड़ाई। खलीजी मालिक का सबसे बड़ा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर, प्लीज डोंट गो फॉर वॉर। दे हैव ऑलरेडी बीन लेट डाउन बाय अमेरिकन्स। बड़े नाराज हैं अमेरिका से वो भी, कि जब वक्त आया सिक्योरिटी का तो जाके इसराइल की सिक्योरिटी पे चले गए, इनको छोड़ दिया। इसलिए वो आप दूसरी तरफ पावर्स के देख रहे हैं कहाँ हमें जाना है, क्या करना। तो आई थिंक ये और सिनेरियो बनता है इस वक्त, इसलिए ईरान को बहुत सोच समझ के स्टेप लेने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आपने 2-3 दफ़ा फरमा दिया है कि ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए, जंग जीत गया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो मुआहदे की शिक है जल्दी में अगर की जाए तो कल को फिर जंग का आगाज़ हो सकता है। वो पंजाबी में कहते हैं पक्के पक्के पाँव आ रहा है ईरान। तो इस सूरत हाल में आप देखें यूनाइटेड नेशन की भी वो क्या करते हैं और किस तरह के मुआहदे होते हैं। पैसे ईरान को दे नहीं रहे और सिर्फ कह रहे हैं कि मुआहदे 14 नकात आपने भी पढ़ लिए, वो मैट्रिक में भी पढ़ते 14 पॉइंट्स ऑफ कायद, और अब ये 14 नकात ईरान अमेरिका के पढ़ लिए हमने। तो आप समझते हैं कि ईरान के साथ राइट दिखाकर लेफ्ट नहीं मारा जाएगा? एम आई राइट और रॉन्ग सर? देखिए भट्ट साहब, ऐसा मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लें, तुर्की को कॉन्फिडेंस, कतर को लें जिन्होंने ये मुआहदा कराया है, उनको कहें अमेरिकन से बात करें, प्लीज एक्सपीडाइट, ऑनर योर कमिटमेंट। आपने जो कमिटमेंट की है, अगर उनको देखें, उन्होंने गैस ऑयल उन्होंने अलाउ कर दिया बेचना बिल्कुल खुला, और कितनी बड़ी ये फेवर आपको मिली है कि इससे, और मार्केट प्राइस के ऊपर जिसको मर्जी ऑयल में, कितनी बड़ी ये फायदा आपको होगा। नंबर 2, उन्होंने ये भी कह दिया हम $300 बिलियन का वो भी करेंगे, प्लस एसेट रिलीफ। तो अब इसको आपने कहाँ बात करनी है? टेक्निकल टीम के अंदर। जब टेक्निकल टीम बैठेगी तो वहाँ 3 टेक्निकल टीम है ना, न्यूक्लियर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और नंबर 3 इजराइल की, और जो ये वॉर के ऊपर, ये 3 टीम लेबनान के ऊपर। तो ये जब टेक्निकल टीम में हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इतने कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि ये टीमें जल्दी बैठें। जब टीमें बैठेंगी तो मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो आइस मेल्टिंग, हाँ पोस्टरिंग चलती रहेगी, वो अपनी पोस्टरिंग करेंगे, जी हम ये कर देंगे, ईरान इधर से कहेगा ताकि वो कहीं कंसेशन ले लें। वो होता है इसमें जब आपकी नेगोशिएशन होती है। डोंट बदर अबाउट दिस, उसको एक से सुने कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होता है, इट इज़ नॉट इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए। लेकिन मुज़ाकरात चलते हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, जंगबंदी में छोटी भी चीज़ और वेरिएशन डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज मुज़ाकरात हो रहे हैं,
वी शुड बी होपफुल कि इंशाल्लाह इट विल रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब। एयर साहब, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को जैसे ही पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अभी हमने देखा थोड़ा सा इजाफा किया गया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कहीं 700 से लेके 800 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो क्या होने वाला है, कितने लोगों की जॉब्स जाने वाली, किस तरीके का इम्पेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा? जी फराह, देखें, ये एक प्रिजम्पशन है कि यहाँ तक पेट्रोल जाने वाला है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि ईरान इज़ वेरी क्लोज टू द डील, और मेरा भी यही ख्याल है कि ये डील ही होगी। देखिए, थोड़े से स्टैट आप देखें ना, ईरान इस वक्त कहाँ खड़ा है। पहली बात तो ईरान का जो पावर है, जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ पावर कहते हैं ना, जिसमें एक पॉपुलेशन और मिलिट्री और उसका साइज होता है, 73 टाइम्स बड़ा है ईरान इजराइल से, ठीक है। 10 टाइम्स पॉपुलेशन है इसकी। मिलिट्री में फायर पावर इंडेक्स ने अभी इसको इजराइल के बराबर कर दिया है। इजराइल 15 पर है, 16 पर है वर्ल्ड। लोग ये समझते हैं कि ईरान बहुत वीक है। और साथ अगर हम इसकी नेशन रिजॉल्व पे देखें तो वो हमें इमाम खुमैनी के जनाजे में नजर आ गया, नेशन रिजॉल्व। तो ये जो प्रिजम्पशन है ना कि ये बहुत देर तक जाएगा, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ईरान इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा हुआ है। ये प्रेशर मैसेजिंग है दोनों साइड से बिफोर द डील रीच, जो कि अब तो 35 डेज ही रह गए उसके 60 होने में, या वो इंक्रीज भी हो सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसी का एक प्रेशर टैक्टिस है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कभी भी इस जंग का पार्ट था ही नहीं। JCPOA जब हुआ है 2016 में, जो बाइडन ओबामा ने किया था, उसमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जिक्र ही नहीं था। दैट वाज ओनली द न्यूक्लियर एंड दैट वाज ओनली द सैंक्शंस। दो पार्ट थे उसके खाली, कि आप सिविल न्यूक्लियर डील करें, आप सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे 3.67%, और आपसे आइए एक इंस्पेक्शन कराएंगे, हम सैंक्शंस उठा देंगे, दैट इज ऑल। ये तो एक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को क्रिएट किया एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन, जो कि अब डिप्लोमेटिक वेपन भी है, इकोनॉमिकल वेपन भी है और मिलिट्री वेपन भी है। और अब उसी के ऊपर सारा भंवर, पूरी वॉर की डिस्कशन आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर चल रही है। ये एक ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि सारी चीजों को कंसोलिडेट करके वो हॉर्मज़ पे ले आया। और हॉर्मज़ का जो क्लॉज है इस MOU के अंदर, वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, जिसमें आई एम श्योर कि उसमें पाकिस्तान ने भी बहुत हेल्प की होगी, कि 60 डेज तक टोल फ्री है, और उसके बाद वो फिर ओमान के साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि आज वो ओमान के साथ कर भी रहे हैं, बाकी पर्शियन गल्फ के, यानी उसके बाद वो टैक्स का भी चांस है। तो सारी साइड्स जो है ना, वो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं, फेवर कर रही हैं। ये एक मैं समझता हूँ जो इस वक्त बंद हुआ है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। जैसे ही नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, जो कि एक्सपेक्टेडली में हाल नेक्स्ट वीक या 10 डेज में है, ये दोबारा से खुल जाएगा और प्राइसेस वापस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रजा साहब और हमारे तमाम मेहमानों का।